हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। वो जो है हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जो है पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया था ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो है कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है और वो जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। अब हम जो है इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि फील्ड में सीमेंट की टेस्टिंग जो है कैसे की जाती है और जिसकी मदद से जो है हम आसानी से जान सकते हैं कि ये सीमेंट जो है हमारा फील्ड में है, हम तो यूज करने लायक है कि नहीं है। तो इस वाले लेक्चर में हम इसी को डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा जो है हम ये भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। तो टाइप ऑफ सीमेंट में बस आज मैं केवल जो है एक टाइप बताऊंगा आपको और इसके बाद से फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वाले लेक्चर से जो है जो आगे के सीमेंट के प्रकार होंगे वो हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम आज के लेक्चर में शुरू करते हैं फील्ड टेस्ट से। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है आज की, लिखते हैं यहाँ पे FILT। नहीं चेंज हुआ क्या? FIELD फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हम जो है सीमेंट की फील्ड टेस्टिंग के बारे में जो है जान लेंगे। तो देखो, फील्ड टेस्टिंग से जो है क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाए। तो यहाँ पे जो है हम जान लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि जो सीमेंट है उस सीमेंट का जो है कलर कैसा है। तो जो नॉर्मली आप सीमेंट को देखता हो कलर, उसको उस कलर को जो है ग्रीनिश ग्रे कहते हैं। ठीक है। तो सीमेंट का कलर जो है CEMENT, सीमेंट सीमेंट का COLOUR कलर GREENISH ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने कोई स्पेशल प्रकार का कलर, स्पेशल कलर वाली कोई सीमेंट नहीं मंगाया है, तो जो नॉर्मल सीमेंट रहेगी उसका कलर कैसा रहेगा? ग्रीनिश ग्रे रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर देखेंगे तो इसका कलर जो है ग्रीनिश ग्रे रहेगा। अब इसके बाद से हम चेक करेंगे जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट का जो बोरी है, सीमेंट का जो कट्टा है, उस कट्टे में जो है हम हाथ डाल के और चेक करेंगे। तो अगर हम कट्टे में हाथ को अपने डाल रहे हैं तो अगर हमें जो है गर्म महसूस हो रहा है, अंदर हाथ डालने के बाद जो है हमें गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि जो सीमेंट है वो जो है जो वातावरण में जो हवा में जो नमी है उसके साथ में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो सीमेंट जो है नमी के संपर्क में आ गया है और वहां पे जो है क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है, यानी कि हाइड्रेशन हो रहा है। और हाइड्रेशन के कारण जो है क्या हो रहा है? वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। तो अगर हम सीमेंट की बोरी में हाथ डालते हैं तो हमें जो है गर्म महसूस नहीं होना चाहिए, हमें ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर वो सीमेंट अच्छा रहेगा, वो नमी के साथ या पानी के संपर्क में नहीं आया होगा, तो वो क्या होगा? बिल्कुल ठंडा होगा। तो हम जब हाथ डालेंगे सीमेंट की बोरी में तो हमें ठंडा महसूस होना चाहिए। ठीक है। सीमेंट की बोरी में हाथ डालने पर ठंडा महसूस
होना चाहिए। तो अगर हम सीमेंट की बोरी में हाथ को डाल रहे हैं तो हमें ठंडा महसूस होना चाहिए। अगर हमें गर्म महसूस हो रहा है तो वो सीमेंट जो है यूज करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी नमी के साथ जो है रिएक्शन करना शुरू कर दिया है या कर चुका है। अब क्या है कि सीमेंट को जो है हम क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी में लेंगे और उसको जो है पानी में डाल देंगे, ठीक है। वहां पे हम एक बाल्टी लेंगे या हाँ एक बाल्टी या कंटेनर जो भी होगा वहां पे हम लेंगे, और उस बाल्टी में जो है पानी भरा रहेगा, और उस पानी में अगर हम सीमेंट को डाल रहे हैं, सीमेंट को जो है डाल रहे हैं, तो ये सीमेंट क्या होगा कि आराम से जो है नीचे तली में बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सीमेंट जो है एक बाइक ही डूब जाए पूरा, या सीमेंट जो है पानी पे तैरता ही रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमेंट जो है आराम से धीरे धीरे जो है बैठना चाहिए, तो वो सीमेंट क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं CEMENT, सीमेंट को पानी में डालने पर सीमेंट के कण धीरे धीरे तली पर बैठने चाहिए। तो अगर सीमेंट को हम पानी में डाल रहे हैं तो ये जो है तली पर धीरे धीरे बैठना चाहिए। ये एक बाइक नहीं बैठना चाहिए या तैरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सीमेंट सीमेंट को पानी में डालने पर तेजी से तली पर नहीं बैठना चाहिए तथा तैरना भी नहीं चाहिए। तो सीमेंट को अगर हम तली में डाल रहे हैं, अरे सीमेंट को अगर हम पानी में डाल रहे हैं, तो वो जो है जल्दी से बैठना भी नहीं चाहिए और तैरना भी नहीं चाहिए। फिर वही अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम सीमेंट को हाथ की मुट्ठी में बंद कर रहे हैं, तो हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे तो वो जो है लंप नहीं बनना चाहिए। लंप यानी कि वो पूरा जैसे ढेला के रूप में जो है पूरा जो है एक में ऐसे बंध के, और ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अब सीमेंट क्या होता है, भूरभूरा होता है, एकदम महीन होता है, पाउडर जैसे होता है। तो उसको मुट्ठी बांधेंगे तो वो जो है लंप नहीं बनना चाहिए, वो पाउडर के रूप में ही रहना चाहिए। अगर वो लंप बन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट जो है पानी के साथ जो है या नमी के साथ जो है पानी को या नमी को जो है क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, ठीक है। तो अवशोषित कर लिया है तो क्या हो जाएगा, उसमें रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से वो लंप नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं CEMENT, सीमेंट को
सीमेंट को मुट्ठी में बंद करने पर लम्ब नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे तो क्या होगा, लम्ब यानी कि ढेले जो है नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा सीमेंट है, उस सीमेंट को अगर हम गर्म करेंगे, सीमेंट को क्या करेंगे, अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसके भार में कमी जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो ये सीमेंट है और इस सीमेंट को अगर हम नीचे से जो है गर्म कर रहे हैं तो इसके भार में कमी, जैसे मान लो कि ये 100 ग्राम सीमेंट है, 100 ग्राम सीमेंट को हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर ये सीमेंट या तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही हमें प्राप्त हो जाए, या 95 ग्राम भी अगर हमें प्राप्त हो रहा है, 95 ग्राम भी अगर बच रहा है, तो ये सीमेंट क्या है, ठीक है। ये सीमेंट क्या है, ठीक है। अगर ये 95 ग्राम से जो है कम बच रहा है, 95 ग्राम से जो है कम बच रहा है, यानी कि क्या है, ये सीमेंट जो है सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सीमेंट में जो है कार्बनिक कंपाउंड या कोई जो है वोलाटाइल कंपाउंड है, VOLATE, वोलाटाइल, वोलाटाइल का जो भी होगा, तो इसमें जो है वोलाटाइल मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा जो है पदार्थ इसमें मिक्स है कि उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो जो है क्या हो रहा है, गैस के रूप में जो है चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। तो अगर हम गर्म करेंगे, CEMENT, सीमेंट को सीमेंट को गर्म करने पर भार में कमी, और इस भार में कमी को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ, IGNITION, इग्निशन, लॉस ऑफ इग्निशन का मान 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम सीमेंट को गर्म कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इग्निशन का मान, देखो इग्नाइट माने क्या होला, इग्नाइट माने क्या होता है, IGNITE, इग्नाइट माने क्या होता है, जलना। तो अब किसी भी चीज को जला दोगे तो जलाने के बाद जो है क्या होगा, जैसे मान लो घास फूस रहता है तो जल के वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड धुआं जो है धुआं बन के ज्यादातर चीजें उड़ जाती हैं, और जो उसका थोड़ा बहुत अवशेष रहता है वो बच जाता है। उसी तरीके से अगर सीमेंट में कुछ कार्बनिक मिलावट होगा, कार्बनिक कंपाउंड होंगे, मिलावट होगी रहेगी, तो अगर हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो जो है धुएं में जो है या भाप बन के या गैस के रूप में जो है उड़ जाएगा। तो उड़ने के बाद जो बचा हुआ सीमेंट रहेगा वो जो है उसके भार में कमी जो है 5% से ज्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज्यादा उसके भार में कमी हो रही है तो वो सीमेंट क्या है, ठीक नहीं है यूज करने के लिए। फिर ये जो सीमेंट है, सीमेंट को अगर हम दो उंगलियों के बीच में अगर ऐसे मसलेंगे, दो उंगलियों के बीच में, अपने दो उंगलियों के बीच में जो है मसलेंगे, तो क्या होगा, ये उस स्मूथ महसूस होना चाहिए, एकदम मतलब मुलायम लगना चाहिए। जैसे मैदे को जो है आप रगड़ते हो, मसलते हो तो एकदम मुलायम लगता है, वैसे ही ये जो है मुलायम लगना चाहिए। ठीक है? ये रफ नहीं लगना चाहिए, खुरदुरा जो है महसूस नहीं होना चाहिए।
तो इसको भी लिख लेते हैं, CEMENT, सीमेंट को अंगुलियों के बीच मसलने पर, SMOOTH, स्मूथ महसूस होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ महसूस होना चाहिए। फिर अगर हम सीमेंट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर जो है उसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। सीमेंट को गर्म करने पर कलर, CHANGE, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सीमेंट को गर्म करने पर जो है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सीमेंट बना रहे थे तो सीमेंट चाहे हम जो भी विधि से बना रहे थे, चाहे हम वेट प्रोसेस के द्वारा बना रहे थे या हम जो है ड्राई प्रोसेस के द्वारा बना रहे थे, तो हमारे पास जो है क्या था, एक रोटरी किल्न था, रोटरी भट्टी थी, उसमें जो है 4 जोन थे, 1 2 3 4th, और इस 4 जोनों में जो टेम्परेचर का मान था वो अलग अलग था। ठीक है, टेम्परेचर जो है अलग अलग रेंज में था। तो इधर से हम, अगर हम ड्राई प्रोसेस के द्वारा बना रहे थे तो जो है सीधा ही ड्राई जो है यहाँ पे भेज रहे थे मटेरियल, और अगर हम वेट प्रोसेस के द्वारा बना रहे थे तो हम वेट जो है इसमें जो है डाल रहे थे मटेरियल, और इधर से हम क्या डाल रहे थे, इधर से हम जो है कोयले का पाउडर डाल रहे थे। तो क्या हो रहा था इस रोटरी किल में कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इधर की तरफ जाने पर जो है बढ़ रहा था। तो अगर इसमें यहाँ पे हम जो कच्चा मटेरियल डाल रहे हैं, जो स्लरी डाल रहे हैं, या या कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिना और बाकी जो कंपोनेंट हैं उनको मिला करके डाल रहे हैं, तो अगर इसमें कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होगा या कोई भी वोलाटाइल मटेरियल होगा, वोलाटाइल मटेरियल का मतलब कि जिसको गर्म करने पर वो जो है धुएं के रूप में या भाप के रूप में उड़ जाए, उसको वोलाटाइल मटेरियल कहते हैं। तो अगर जो है इन इस कच्चे माल में अगर कोई मिलावट होगी या कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो गया, कुछ भी होगा, तो वो जो है यहाँ पे जो है 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आने पे रहता है, 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ तक आते आते वो जो है पूरी तरीके से धुएं में बदल जाएगा या जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद से जो हमें मटेरियल प्राप्त होगा, यहाँ के बाद से जो है हमें यहाँ पे क्लिंकर प्राप्त होता है, वो क्लिंकर में जो है कुछ भी मिलावट नहीं रहता है, इसका जो कलर होता है वो अब क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी वोलाटाइल मटेरियल है, जो भी मतलब कलर होना था, वो जो है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे पक के आया है, तो वो जो है अब उसका कलर वैसा ही रहेगा। ठीक, तो इसका कलर जो है, जो क्लिंकर होता है उसका कलर जो है ग्रीनिश ग्रे होता है, ग्रीनिश ग्रे होता है। अब ये जो है इसी को हम पीस देते हैं, इसी को हम पीस देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सीमेंट बन जाता है। समझ रहे हो? तो अगर हम बाद में सीमेंट को, अगर हम सीमेंट को बाद में गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद जो है उसका कलर जो है चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सीमेंट में बाहर से जो है कोई मिलावट की गई है। समझ रहे हो? सीमेंट में क्या की गई है, मिलावट की गई है, तभी तो उसका कलर चेंज हो रहा है। नहीं तो उसके पहले जो है हमने 1300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पका के उसको बाहर निकाला है, उसका कलर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम जो है कलर टेस्ट करते हैं। तो ये जो है कुछ थे पॉइंट्स जो फील्ड से रिलेटेड हैं, जिसके द्वारा जो है जिनको हम
यूज करके फील्ड में सीमेंट की क्वालिटी के बारे में जो है पता कर सकते हैं कि ये सीमेंट जो है टेस्ट करने लायक है कि नहीं है। अब इसके बाद से हमारा जो है यहाँ शुरू हो जाता है टाइप्स ऑफ सीमेंट, TYPES, टाइप्स ऑफ CEMENT। अब जो है हम टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं, और ये सीमेंट के प्रकार पढ़ने के बाद से क्या हो जाएगा कि हमारा जो सीमेंट वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम वुड को पढ़ेंगे, तो अभी इसमें एक दो तीन लेक्चर का टाइम लगेगा। तो पहले जो है हम शुरू करते हैं आज। तो सीमेंट के पहले प्रकार में जो है हम डिस्कस करते हैं पहला ORDINAR, ORDINARY, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसे जो है क्या कहते हैं शॉर्टकट में OPC। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये जो है तीन क्वालिटी में आता है। ए पहला जो है हम ए क्वालिटी लिखते हैं, तो ये 33 ग्रेड, ये तीन ग्रेड में आता है। पहला ग्रेड है क्या 33 ग्रेड, और इसका IS कोड है IS 269। ठीक है, और इसका यूज जो है हम इसका यूज जो है हम प्लास्टर में कर सकते हैं, PLASTER, प्लास्टर में कर सकते हैं, और FINISHING फिनिशिंग वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 33 ग्रेड OPC सीमेंट, OPC सीमेंट। इसका IS कोड है IS 269, प्लास्टर में यूज करेंगे और फिनिशिंग वर्क में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा आता है 43 ग्रेड। ये जो है क्या है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का ये जो स्ट्रेंथ है, ये तीन जो है कैटेगरी में आता है, एक 33, 43 और 53। तो 33 का मतलब है 33, 43 और 53 का मतलब है कि 28 दिन के बाद जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन प्रति mm²। अगर 33 का है तो 33 न्यूटन प्रति mm², अगर 53 का है तो 53 न्यूटन प्रति mm²। ये जो है इसका क्या होता है ग्रेड होता है। ठीक है, तो इसका जो IS कोड होता है 8112। तो IS 43, OPC 43 ग्रेड का जो IS कोड होता है 8112, और इसको जो है हम नॉर्मल वर्क में करेंगे यूज, और रेलवे स्लीपर में। रेलवे स्लीपर को बनाने के लिए जो है हम इसका यूज करेंगे, या नॉर्मल वर्क में करेंगे। अब इस 43 ग्रेड वाले OPC सीमेंट को जो है हाई स्ट्रेंथ सीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो 43 ग्रेड या हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं 53 ग्रेड की। 53 ग्रेड, तो 53 ग्रेड का जो IS कोड होता है IS 1212269।
ये इसका जो है IS कोड होता है। और इसका यूज हम कर सकते हैं MULTI मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसके बाद से ओवर हेड टैंक। तो यहाँ पे जो है, जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे दो दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो है यही दो हैं। इ- इसके अलावा भी जो है और एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, इस OPC सीमेंट को जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 33, 43 और 53 का मतलब क्या है, ये जो है हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं 33, 43 और 53, 28 डेज की क्यूरिंग के बाद न्यूटन प्रति mm² में OPC सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक। तो ये जो है हो गया, पहला जो है हमने पढ़ लिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। अब इसके बाद से जो है हम डिस्कस करते हैं दूसरे नंबर पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, RAPID, रैपिड, HARDENING, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और इसको क्या कहते हैं, RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और इसका IS कोड क्या है, तो यहाँ पे IS 8041, इसका जो है IS कोड है 8041, ठीक। तो हमने जो है पीछे पढ़ा है दो टर्म, SETTING सेटिंग, और दूसरा पढ़ा है HARDENING। तो सेटिंग का मतलब होता है कि वो प्लास्टिक स्टेज में है, प्लास्टिक माने कि वो नरम है और उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो वो प्लास्टिक स्टेज से जो है क्या होगा, प्लास्टिक से सॉलिड में जो है चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सेट होना, वो प्लास्टिसिटी छोड़ के ठोस हो गया है। तो कोई भी चीज ठोस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है लोड फोर्स ले लेगा, समझ रहे हो। जैसे एक थर्माकोल होता है तो वो ठोस की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है लोड ले लेगा, ठीक है। तो प्लास्टिक से ठोस में चेंज होने को हम लोग सेटिंग कहते हैं। और हार्डनिंग कब कहते हैं, जब इसमें जो है लोड लेने की क्षमता आ जाए, जब ये लोड लेने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाए तो उसे हम कहते हैं हार्डनिंग होना। तो जब लोड होने की क्षमता जो है डेवलप होने लगेगी तो हम कहेंगे ये हार्ड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी कि ऐसा सीमेंट जो जो क्या हो या जिसमें क्या हो कि अगर हम उसको यूज करें तो तुरंत ही उसमें जो है लोड लेने की क्षमता आ जाए, तुरंत ही वो जो है क्या हो, लोड को बियर करने लगे, समझ रहे हो। तो हमने पढ़ा था, हमने इसके पहले जो है C3S, C2S, C3A, C4AF के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था।
तो हमने बात करा था कि ये ऊपर के जो दोनों कंपोनेंट हैं, अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ पे ये जो नीचे के दोनों जो कंपोनेंट हैं, इसको हम यूज जब करेंगे तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है सेटिंग के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हो? तो अगर हम इन दोनों में ही बात करें तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? C3S। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? C2S। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले सेटिंग कौन प्रोवाइड करता है ज्यादा? C3A। और सबसे कम जो है उसके बाद C4AF। ठीक। तो देखो अब हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बना रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा सीमेंट हम बना रहे हैं जो क्या हो कि तुरंत ही लोड ले सके, तुरंत ही लोड लेने की क्षमता आ जाए। तो इसका मतलब है कि उसमें जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ को ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे? C3S की मात्रा को क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि C3S जो होता है वो C2S से जो है ज्यादा लोड लेता है। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा जो लोड कौन लेता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कितना किसमें होता है? C3S में। तो हम जो है क्या करेंगे? C3S की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि लोड लेने की क्षमता जो है आ जाएगी, तुरंत ही क्या होगा? वो सीमेंट जो है हार्ड हो जाएगा। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सीमेंट में C3S का जो है परसेंटेज क्या करते हैं? हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं CEMENT, सीमेंट में C3S का PERCENTAGE, सीमेंट में C3S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? C3S का जो है परसेंटेज हम कैसे बढ़ाएंगे? तो सीमेंट में हमने देखा था कि जब सीमेंट हम बना रहे थे तो उसमें दो चीजें हम यूज कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट और Al2O3। ये जो है मेन कंपोनेंट थे। समझ रहे हो? तो अगर हम, नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही, एल्यूमिना हम यूज कर रहे थे। हाँ ठीक है। तो एल्यूमिना यूज कर रहे थे, और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये क्या है? लाइम है। लाइम है। तो अगर हम चूने की मात्रा को, अगर हम चूने की मात्रा को ज्यादा रखेंगे तो C3S जो है ज्यादा बनेगा, और C3A और C4AF जो है क्या होगा? कम बनेगा। ठीक है। और अगर हम एल्यूमिना की मात्रा बनाएंगे बढ़ाएंगे तो ये जो है दोनों कंपाउंड जो है ज्यादा बनेंगे। और C3S और C2S की मात्रा भी हम आपस में कैसे कंट्रोल करते हैं? लाइम सेचुरेशन फैक्टर के जरिए हमने पीछे जो है डिस्कस करा है। तो वहां से जो है हम मैनेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है लाइम की मात्रा को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है। तो C3S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कि इसमें क्या होता है? हाई लाइम कंटेंट होता है। COTENT, यानी कि चूने की मात्रा जो है इसमें हम ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अब हमने जो है चूने की मात्रा तो हमने बढ़ा दी है, तो क्या हो गया है? C3S जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ज्यादा मात्रा में जो है क्या हो गया है? बन गया है। अब ज्यादा मात्रा में बन गया है तो हमें जल्दी से सेट कराना है, रैपिड हार्डनिंग करना है। तो हम चाहेंगे कि इसका जो हाइड्रेशन हो, यानी कि जो भी सीमेंट का पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया जो है क्या रहे? ज्यादा रहे। सरफेस एरिया क्या रहे? ज्यादा रहे। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि पानी जो है पूरे सीमेंट के पार्टिकलों से अच्छे से टच में आएगा, और इसके कारण जो है पूरा जो सीमेंट का पार्टिकल है वो पानी के साथ अच्छी तरीके से रिएक्शन कर पाएगा। तो जिसके कारण हम क्या करते हैं कि जब हम क्लिंकर को पीस के सीमेंट बना रहे होते हैं,
क्लिंकर को पीस के जब हम सीमेंट बना रहे होते हैं तो उस टाइम हम जो है उसकी जो है क्या कर सकते हैं, फाइननेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सीमेंट में C3S का जो है परसेंटेज बढ़ा देंगे तो जो है हमें रैपिड हार्डनिंग का वो मिल जाएगा सीमेंट। और यहाँ पे और या तो हम कर सकते हैं कि जो ओपीसी ओपीसी क्लिंकर ओपीसी क्लिंकर की फाइननेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सीमेंट में C3S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, फिर या तो हम क्या करते हैं कि ओपीसी क्लिंकर का फाइननेस जो है बढ़ा देते हैं। तो फाइननेस अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया कितना तक हम रखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं SURFACE सरफेस एरिया। हमने पीछे लिखा भी होगा सरफेस एरिया कितना लिखा था। एक बार चेक करते हैं। कितना पीछे है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है ओपीसी का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250 रखते हैं, ठीक है। 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, यही था ना। तो ये जो है इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम जो है क्या किए हैं कि C3S का जो है परसेंटेज बढ़ा दिए हैं, या तो ओपीसी क्लिंकर की जो फाइननेस है वो बढ़ा दिए हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। RATE रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान अधिक होता है, पानी के साथ जो है तेजी से रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाता है, FRUST फ्रस्ट RESISTANC फ्रस्ट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। यानी कि जब इसमें जो है तुरंत ही लोड लेने की क्षमता आ जाएगी तो ये तुषार से जो है कम प्रभावित होगा, यानी कि बहुत ठंडी से ये जो है ज्यादा ये प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें कि इसकी जो है केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है CHEMICL केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। केमिकल अटैक सहने की क्षमता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जब हम C3S का जो है परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो ये जो है जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे जो है तीन जो है CaOH ट्वाइस जो है कंपाउंड निकलते हैं, ठीक है।
और ये पानी के साथ जो है घुल के ये जो है कंपाउंड बाहर आने लगते हैं, और यहाँ पे CHSS जेल भी बनता है। ठीक, तो हमने C3H का परसेंटेज बढ़ा दिया है, तो जिसके कारण जो है ये कंपाउंड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है 3 कंपाउंड जो है निकलता है, जिसके कारण जो है ये पानी से घुल के बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और ये घुल के जब बाहर निकल जाता है तो इसके स्थान पे जो है खाली स्थान रह जाता है, रंध्र बन जाते हैं, और उन रंध्रों में अगर कोई केमिकल है तो वो जाके जो है वहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि वो स्टोर रहेगा तो धीरे धीरे सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके जो है क्या करेगा, सीमेंट को कमजोर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल अटैक सहने की क्षमता जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी सेटिंग टाइम की बात करेंगे हम, तो सेटिंग टाइम जो है ओपीसी की ही तरह रहता है। सेटिंग टाइम ओपीसी की ओपीसी की तरह ही होता है। तो इसका जो सेटिंग टाइम का मान है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, INITIAL, इनिशियल सेटिंग टाइम, तो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट। तो इसका भी क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट होगा। फाइनल सेटिंग टाइम, तो अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा, यानी कि 600 मिनट। ठीक, अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। COMPRESSIV, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो अगर हम एक दिन के बाद देखें, आफ्टर 1 डे, अगर हम एक दिन के बाद देखते हैं तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 16 न्यूटन प्रति mm²। और अगर हम 3 दिन के बाद अगर इसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो वो कितनी रहती है, 27.5 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो अगर हम ओपीसी से तुलना करें तो ओपीसी का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 दिन के बाद, ओपीसी का जो 3 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना है, ओपीसी 33 ग्रेड का 3 दिन के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 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 3 डेज, वो कितना है, 16 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एक दिन के बाद कितना है, 16 न्यूटन प्रति mm²। तो हम जो है यहाँ से कह सकते हैं कि RHC सीमेंट के एक दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओपीसी के 3 दिन के 3 दिन के स्ट्रेंथ के
बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिखते हैं। यहाँ पे हम जितने भी प्रकार के सीमेंट जो है पढ़ेंगे, उसमें जो है बहुत ही कम पूछेगा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। ये जो डाटा है यहाँ पे इसके बारे में कम पूछेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में पूछ सकता है। और यहाँ पे जो इसकी स्पेशलिटी है वो जो है पूछ सकता है। तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसका मतलब कि इसमें लोड लेने की क्षमता ज्यादा है। वो तुरंत ही कठोर हो जाएगा। समझ रहे हो, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो ये कम समय में जो है लोड लेने के लायक है। तो यहाँ पे जो सीमेंट पढ़ेंगे उसका मेन उद्देश्य क्या है वो जो है पूछेगा। और जैसे कि हमने इसको बनाने के लिए इसमें C3S का परसेंटेज बढ़ा दिया है, ये पूछ सकता है। या हमने जो क्लिंकर है उसको जो है महीन पीस दिया है, ये पूछ सकता है। और जब हम ये दो चेंजेस करे हैं तो इस दो चेंजेस करने के बाद जो है इसमें मुख्य रूप से जो है ये चीजें जो है यहाँ पे प्रभावित हुई है। तो ये पूछने की संभावना है, पूछ सकता है। ठीक है, तो जेई के एग्जाम में जो है कुछ भी पूछ सकता है, इसमें अ, वो नहीं है। तो ज्यादातर जो पूछेगा वो यूज पूछेगा, यूएसए। किसी भी सीमेंट के बारे में जो ज्यादातर पूछेगा वो यूजेस के बारे में पूछेगा, यूज उसका क्या है। तो RHC सीमेंट का यूज हम करेंगे रिपेयरिंग ऑफ रोड, रोड को रिपेयर करने में यूज करेंगे। फिर हम BRIDGE ब्रिज को रिपेयर करने में करेंगे, ब्रिज में करेंगे। फिर डैम में यूज करेंगे। एंड डैम के अलावा एंड लोड इज अप्लाइड इन ए सॉल्ट PERI OD पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो है हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताता हूँ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम करेंगे रिपेयरिंग ऑफ रोड में। अब जैसे जानते हो कि जो रोडें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, उसमें टूट फूट होता रहता है। तो वहां पे जो है अब किसी भी रोड में जब टूट फूट हो गया है तो वहां पे जल्दी से आप जो है उसको रिपेयर करके और रोड को जो है जल्दी से आप शुरू करोगे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है जल्दी शुरू हो सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन रुकता है तो जो है बहुत ही दिक्कत होती है। एक तो आदमी को सुबह सुबह जॉब पे जाना होता है, इधर उधर करना होता है। दूसरा जो है जो सामान होते हैं उसको भी इधर उधर ले जाना होता है। तो अगर रोड में दिक्कत है तो जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो रोड पे इसीलिए जल्दी से हम उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने का मतलब है कि उस पे जो है जल्दी से उसको सही कर दें। और हम सही करेंगे तो हमें ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जो क्या हो कि तुरंत ही लोड को ले सके। तो वहां पे जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही पुल होता है। अब जो जैसे मान लो रोड है, तो रोड तो चलो रिपेयर नहीं करेंगे फिर भी ठीक है, इसका अल्टरनेट रोड होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ घूम के जो है हम दूसरे रोड से चले जाएंगे। जैसे मान लो ये रोड है तो हम दूसरी रोड से होके, यहाँ बीच में रोड खराब है तो हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे या इधर से इधर आ जाएंगे। लेकिन जो पुल होता है, जो नदी है और वहां पे जो पुल है, तो ये पुल जो है बहुत दूर दूर होता है। तो इस पुल को भी हम जो है जल्दी से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है पुल को जल्दी से रिपेयर किया जा सके और इस पे जो है गाड़ियां आ जा सके, इस पे जो है लोड जल्दी से आ सके। ठीक है, तो रोड ब्रिज के रिपेयरिंग में हम करेंगे, ब्रिज में। ठीक है, इसके अलावा डैम में, अब डैम जानते हो ये जो है पानी को रोक के रखता है।
यहाँ से बिजली बनता है। तो अगर डैम में भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो डैम फेल हो सकता है, फेल होगा तो जो है बहुत सारे गांव डूब जाएंगे, बह जाएंगे। और या तो बिजली बनने में दिक्कत होगी, तो अगर लाइट चली जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो डैम में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ऐसी हर जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो कि लोड को जो है स्ट्रक्चर पे जो है जल्दी से ट्रांसफर करना हो, मतलब कि लोड को रोके रखना जो है मतलब कठिन हो। लोड को जो है जल्दी से अप्लाई करना जो है निश्चित हो, वहां पे जो है हम यूज करेंगे। लोड इज अप्लाइड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे लोड को कम समय में ही लगाना हो, वहां पे जो है हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज है कि यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये जो है ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इस वाले लेक्चर में सीमेंट की फील्ड सेटिंग, फील्ड टेस्टिंग के बारे में हमने समझा। और इसके बाद हमने समझा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। अब हम इसके अगले वाले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट के बारे में जो है हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे इस वाले लेक्चर में या इसके पीछे तक जो भी आपने पढ़ा है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रहा है तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या और किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित रिलेटेड कोई भी सवाल है तो जो है आप पूछ सकते हो। क्योंकि मैं भी अभी जो है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीटेक मेरा हो रहा है, तो मैं जो है आपको बता सकता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।